हेलो, वेलकम टू ई बुक स्टडी चैनल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई बुक स्टडी चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए जंतुओं में हार्मोन्स लेकर आया हूं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पौधों के हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किए थे, वैसे ही आज हम जंतुओं में हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों के लिए मेल और फीमेल में जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मैंने कुछ हाइलाइटेड पॉइंट आप लोगों के लिए निकाल कर लाया हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, एक लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो अपना मेल वर्जन है और इधर का फीमेल है। जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय और ये विशन है अपना। और उसके बाद इधर फीमेल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि, सेम है ऑलमोस्ट, पैराथायराइड, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क। यहाँ पर बस जनन ग्रंथि बस में आपका चेंज हो जाता है, बाकी सेम टू सेम है। अभी आप देख सकते हैं मैंने कुछ और भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके परिभाषा के अंतर्गत। हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जीवों की गतिविधियों का समन्वय करते हैं और विकास भी कराते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि पौधों में भी वो समन्वय नियंत्रण का कार्य ही करते हैं। तो वहाँ पर जैसे पौधे थे तो परिभाषा में आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर पौधों की जगह जंतु को रिप्लेस कर देंगे। मतलब पौधे की जगह में आप अगर जंतु भी लिख देते हैं तो भी आपका परिभाषा बिल्कुल सही बैठेगा। और वे अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से हमारे शरीर के ऊतकों द्वारा स्रावित होते हैं। और इसके कार्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं ये शरीर के विकास एवं उनकी प्रजनन, मेटाबॉलिज्म आदि में सहायता करते हैं। जब ये हार्मोन अधिक या कम मात्रा में शामिल होते हैं तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लोग को जैसे बौने हो जाते हैं, कई लोग मोटे पतले ज़्यादा हो जाते हैं। अनुपातिक वृद्धि में अपने शरीर के ये सब हार्मोन्स उसी का ही कार्य करते हैं कि किसी के शरीर में अगर कम स्रावित होता है तो क्या होता है, किसी के शरीर में अगर ज़्यादा स्रावित हो जाता है तो क्या होता है। ये आप लोगों के हेल्थ इशू को भी सुधार करेगा। तो आइए जानते हैं कि विभिन्न हार्मोन्स के बारे में। सबसे पहला आ जाता है अपना, इसको तो हम देख सकते हैं, सिंपल चित्र है, आप चित्र भी बनाकर अगर कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आप रिप्लेस कर सकते हैं, मेंस के हो चाहे अगर कोई बच्चा 10th का भी पढ़ते हैं वो भी इसको देख के लिख सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन क्या होता है। थायराइड ग्रंथि मूल रूप से दो हार्मोन ट्राइडोथायराइन T3 और थायरॉक्सिन T4 को रिलीज करती हैं, जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। साथ ही ये हार्मोन्स वजन को नियंत्रित करते हैं, ऊर्जा स्तर, आंतरिक शरीर तापमान, त्वचा, बाल आदि के नियमन करने में भी मदद करते हैं। थायराइड हार्मोन बेसिकली दोस्तों ये हमारे जो गला होते हैं, है ना, नेक, वहाँ पर से यह ग्रंथि पाई जाती हैं। और इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं 2 हार्मोन यह रिलीज़ करता है। इसके अलावा और भी हार्मोन्स कुछ रिलीज़ करते हैं, उसको भी मैं आने वाले समय में आपको बताऊंगा। इसका आप देख सकते हैं ट्राइडोथायराइन T3 और थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करती हैं और यह मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। मेटाबॉलिज्म से आप समझ सकते हैं जो क्या इम्यून सिस्टम है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें
विकास करने में यह काम आती है। साथ ही यह हार्मोन्स वजन नियंत्रित करते हैं। जैसे कि जैसे वजन बढ़ जाता है दोस्तों, तो उसका थायराइड टेस्ट कराते हैं। तो थायराइड टेस्ट क्या होता है, ये इसी हार्मोन को चेक करने के लिए होता है कि उसका कितना लेवल इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। और यह त्वचा, तापमान और बाल आदि के विनियमन करने में भी मदद करता है। जो हमारे कोशिका जो मर जाते हैं उसको रिप्लेस करने में सहायता करता है, फिर उसके जगह नया उग जाता है। ये हार्मोन्स वही करते हैं। और इसके देख सकते हैं हम इसके अल्प श्रावण पर प्रभाव, जैसे कि इसका अगर कोई किसी के शरीर में है ना, यह हार्मोन कम स्रावित होता है या कम निकलता है तो उसका शरीर बौना हो जाता है, वह मस्तिष्क कमज़ोर हो जाता है। वहीं अगर इसका ज़्यादा श्रावण होता है तो इसमें ग्लूकोज व ऑक्सीजन की खपत बढ़ना लगभग तय रहता है। और इसमें थकावट, उच्च ताप, घबराहट आदि की भी संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो इसको आपको याद रखना है कि इसके कम श्रावण में क्या होता है और अति श्रावण होने पर इस हार्मोन के क्या लक्षण होते हैं। और दूसरा आ जाता है हमारा दोस्तों इंसुलिन। इंसुलिन को आप लोग जान ही गए होंगे, या काफ़ी चर्चित रहता है। जो कि हमारे जैसे कि किसी को शुगर बीमारी हो जाता है तो उसमें बार बोलते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग आज पढ़ेंगे कि इंसुलिन होता क्या। यह हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है, जिसकी मैंने वहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले मेल और फीमेल वर्जन दोनों के भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मैंने बताया था, जिसमें अग्नाशय या प्रेंकियास आप इसको बोल सकते हैं, यह हार्मोन रिलीज होता है। और अग्नाशय ग्रंथि अमाशय के पीछे पेट में पाई जाती हैं। यह खाने को आसानी से पचाने के लिए हार्मोन और एंजाइम का स्रावन करती हैं। हमारे शरीर से ऊर्जा के लिए भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज या शुगर का इस्तेमाल करती हैं। कार्बोहाइड्रेट से वो दोस्तों शुगर या ग्लूकोज को है ना निकालती है, या भविष्य में उपयोग के लिए ग्लूकोज को स्टोर करने में भी मदद करती हैं। यह ब्लड शुगर के लेवल कंट्रोल करती हैं। अगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो तो हाइपरग्लाइसेमिया, और अगर कम हो तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। मधुमेह, डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, इंसुलिन नामक रसायन की कमी से ही होता है, जिसका स्राव शरीर में अग्नाशय द्वारा होता है। तो बेसिकली यहाँ पर वही बात लिखा है कि यह प्रेंकियास या अग्नाशय जो कि पेट के पीछे पाई जाती है उससे यह हार्मोन स्रावित होते हैं। और यह मुख्य कार्य अपना जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि आलू को आप लोग सब जानते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में होता है। उसमें ग्लूकोज या शुगर को निकाल के शरीर को पोषक तत्व प्रदान करता है, तथा उसके शुगर लेवल को भी यह कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। अगर किसी के शरीर में अगर ब्लड लेवल ज़्यादा हो जाता है तो यह हाइपरग्लाइसेमिया कहलाती हैं, और अगर कम हो जाते हैं शुगर लेवल ब्लड में तो हाइपोग्लाइसिया होता है। और मधुमेह, डायबिटीज़ यह इसी हार्मोन्स के कमी के कारण ही होता है। इसलिए सभी को आपको बराबर रखना, इसलिए बोलते बार बार संतुलित आहार करना चाहिए। ये इसीलिए बोला जाता है ताकि आपके बॉडी में सभी पोषक तत्व की मात्राएं समान रूप से बनी रहें। यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, दूसरा हो गया सॉरी। इसके बाद तीसरा आ जाता है अपना एस्ट्रोजन। यह एक महिला सेक्स हार्मोन है जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होते हैं। यह भी वसा कोशिकाओं और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा निर्मित हैं।
यह प्रजनन, मासिक धर्म चक्र और रजोनिवृत्ति के लिए जिम्मेदार है। महिला शरीर में जब एस्ट्रोजन ज़्यादा स्रावित होता है तो ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय कैंसर, अवसाद, मनोदशा आदि का खतरा बढ़ जाता है। यह ऊपर के डायग्राम में आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि ग्लूकोज है, उसको अपना इंसुलिन हार्मोन कैसे डाइजेस्टिव के लिए इम्प्लीमेंट करता है और ग्लूकोज को निकाल कर पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ये बेसिकली वही बता रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं हम, महिला शरीर में जब एस्ट्रोजन ज़्यादा स्रावित होते हैं तो उसको हम देख लिए, और शरीर में कम स्रावित होते हैं तो मुहासे, त्वचा के घावों, हल्की त्वचा, बालों का झड़ना आदि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एस्ट्रोजन यह फीमेल में पाए जाते हैं दोस्तों, यह हार्मोन्स, और वहीं इसमें अंतर्गत आप देख सकते हैं यह प्रजनन, मासिक धर्म चक्र और रजोनिवृत्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं यह हार्मोन्स। और ज़्यादा स्रावित होने के कारण यह ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय कैंसर, अवसाद और मनोदशा पर अत्यधिक प्रभाव डालता है। और वहीं यदि किसी महिला शरीर में यह कम स्रावित होते हैं तो उसमें मुहासे, जिसको कई बार लोग बरहट बोलते हैं सामान्य भाषा में, त्वचा के घाव हो जाते हैं और हल्की त्वचा, बालों का झड़ना आदि बढ़ जाता है। चलिए अब आए दूसरा देखते हैं यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडाशय, नाल और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा ही स्रावित होता है। यह शरीर में विभिन्न कार्यों को उत्तेजित और नियंत्रित करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी दोस्तों यह फीमेल का ही हार्मोन होता है। यह अंडाशय, नाल, जब एक औरत गर्भवती हो जाती है और अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा ही स्रावित होता है। या बेसिकली जब स्त्री गर्भ धारण कर लेती हैं उसके तब यह हार्मोन का कार्य यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है, और यह शरीर विभिन्न कार्यों को उत्तेजित और नियंत्रित करता है। यह गर्भावस्था द्वारा बनाए रखने में महत्वपूर्ण निभाता है। यह शरीर को गर्भाधान और गर्भधारण करने के तैयार करने और मासिक के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब गर्भावस्था नहीं होती हैं तो प्रोजेस्टेरोन के स्तर ड्रॉप हो जाते हैं और मासिक धर्म चक्र होता है। यह यौन इच्छा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आए और अगले पर अब चलते हैं। यहाँ पर प्रोलैक्टिन हार्मोन। एक बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान कराने के लिए यह हार्मोन महिला के पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रिलीज होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों, इसको आप मास्टर ग्रंथि भी बोल सकते हैं और पीयूष ग्रंथि भी इसको बोलते हैं इसके अन्य नामों से। और यह जब स्त्री में दुग्ध का निर्माण करने के लिए सहायक होती है यह हार्मोन, जो कि बच्चे को स्तनपान कराने में सहायक होते हैं और जिससे स्तन सक्षम बनती हैं। वहीं गर्भावस्था के दौरान फ्रैंकलिन हार्मोन के स्तर में वृद्धि हो जाती है, जिसके अंतर्गत अपन देख सकते हैं इसके और दो सब हार्मोन्स हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और उनके द्वारा भी प्रजनन क्षमता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूध का निर्माण होता है, और यह पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि में पाया जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। और आ जाते हैं यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब यह पुरुष सेक्स हार्मोन है। यह एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है जो शरीर की मांसपेशियों के निर्माण में मदद करते हैं। यह जो हार्मोन है दोस्तों, यह सभी पुरुषों में पाए जाते हैं। यह हार्मोन सब फीमेल में नहीं पाया जाता, सबसे पहली बड़ी बात। और यह पुरुषों के वृद्धि विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, ताकि प्रजनन क्षमता में भी यह बहुत कारगर है।
और पुरुषों में यह पुरुष प्रजनन ऊतकों, टेस्टिस और प्रोस्टेट के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह माध्यमिक यौन विशेषताओं को भी बढ़ावा देता है, जिसके मांसपेशी, हड्डियों के शरीर वृद्धि होना, शरीर में बालों की वृद्धि। जो पुरुष में दाढ़ी मूंछें आ जाते हैं दोस्तों, उसको आप लोग जानते हैं, बाल काफ़ी मात्रा में होते हैं एज कम्पेयर टू महिला। तो इसी हार्मोन्स के द्वारा ही स्रावित होने के कारण ही और बनने के कारण ही यह प्रभाव पड़ता है, जो कि आप शरीर के बालों, मूछ है ना, उसको आप देख सकते हैं। साथ ही पुरुष में जो प्रजनन क्षमता का विकास है, उसके स्तर में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसमें देख सकते हैं आप, हड्डियों में वृद्धि भी इसका महत्वपूर्ण योगदान देता है। चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं अपना। सेरोटोनिन यह एक मनोदशा बढ़ाने वाली प्रभावी हार्मोन है। यह मानसिक स्थिति से रिलेटेड हार्मोन है दोस्तों। इसे नेचर्स फील गुड केमिकल के रूप में भी जाना जाता है। यह सीखने और स्मृति के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमें कोई चीज़ हम पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। तो अगर किसी के शरीर में सेरोटिन हार्मोन अगर समानुपातिक रूप में स्रावित हो रहा है, तो उसका स्मरण शक्ति बहुत तेज होगा। इसको हम जैसे बोल सकते हैं, उसका ह्यूमन सेंस काफ़ी बढ़िया होता है, वो इसी हार्मोन्स के द्वारा इफेक्टेड होता है। तो अपन आप देख सकते हैं, नींद को विनियमित करने, पाचन, मूड को नियंत्रित करते हैं। ऐसे हम बार बार बोलते हैं हमारा मूड नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हम वो कर सकते हैं, तो ये इसी हार्मोन के द्वारा होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। यूँ कहें तो सेरोटोनिन दिमाग और शरीर दोनों एक न्यूरोट्रांसमीटर और एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है। सेरोटोनिन उत्पादन मेटाबॉलिज्म या अमीनो एसिड के टूटने की एक आंतरिक जैव रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम है। जो हम भोजन खाते हैं दोस्तों, उसमें जो हमारा अमीनो एसिड बनता है, उसी का जैव परिणाम है यह, वही बात लिखा है यहाँ पर। और शरीर में सेरोटोनिन के असंतुलन के कारण मनोदशा या तनाव स्तर को विनियमित करने के लिए मस्तिष्क पर्याप्त हार्मोन उत्पन्न नहीं कर पाता। वही इसीलिए वही बात लिखा है यहाँ पर भी कि संतुलन अवस्था में अगर ना हो या पर्याप्त संतुलित मात्रा में आहार नहीं लेते हैं, तो उसके कारण इसका जो कार्य करने की गति है वह बहुत प्रभावित होता है, जिसके कारण कम मात्रा में उत्पन्न होने से अवसाद, माइग्रेन, वजन बढ़ना, अनिद्रा, यह सब शरीर के अंतर्गत शरीर में आ जाती हैं। वहीं कार्बोहाइड्रेट की भूख आदि भी हो सकता है। इसके अंतर्गत और क्या हम देख सकते हैं, विपरीत जब शरीर में सेरोटोनिन का स्तर अधिक होता है तो भ्रम की स्थिति, बेहोश होना आदि हो सकता है, जैसे कि चक्कर आ रहा है ना, सामान्य भाषा में इसको आप जानते हैं। तो बेसिकली इसी हार्मोन के द्वारा ही होता है, या यूँ कहें नियंत्रण होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम कॉर्टिसोल हार्मोन। यह हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा उत्पादित किया जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि यहाँ पर आप किडनी को बोल सकते हैं, जो कि वृक्क ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। वृक्क के पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है, सॉरी, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। यह आपको स्वस्थ और ऊर्जावान रखने में मदद करता है। इसकी मुख्य भूमिका शरीर और मानसिक तनाव को नियंत्रित करना है। खतरे की स्थिति में हृदय की दर, रक्तचाप, श्वसन आदि को बढ़ाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन का यहाँ पर मुख्य कार्य आप देख सकते हैं, मानसिक तनाव, जो कि सेरोटोनिन हार्मोन अगर अनियंत्रित हो जाते हैं तो उसको नियंत्रित करने के लिए कॉर्टिसोल हार्मोन है अपने शरीर में।
जब मानसिक तनाव अनियंत्रित हो जाते हो तो उसको यह नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो अभी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हार्मोन्स है यह, ताकि स्थिति का सामना सही से किया जा सके। जब शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाते हैं तो अल्सर, उच्च रक्तचाप, चिंता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना आदि का कारण बनता है। इसी प्रकार शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर कम हो तो शराब पीने की आदत, क्रोनिक थकान सिंड्रोम का कारण आदि हो सकता है। यहाँ पर वही दिखा है कि अगर ज़्यादा मात्रा में यह साबित होते हैं तो अल्सर, उच्च रक्तचाप, जिसको हम ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं कि सामान्य बात है कि उसका ब्लड प्रेशर हाई है ना। तो यह जब कोर्टिसोल अधिक मात्रा में हो जाता है या उसका स्तर बढ़ जाता है तो उसका कारण यही होता है। और चिंता में लोग रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आजकल सब लोग चिंता में हैं, ज़्यादा हमको सुनने को मिलता है। तो इसके पीछे हमारा कोर्टिसोल ही हार्मोन है, और इसको स्तर को जब कम हो जाता है तो वह शराब पीने की आदत की ओर ढकेल देता है, क्योंकि पर्सन चिंता में रहते हैं और एक परसेप्शन बन गया कि टेंशन मिटाने के लिए शराब पीना पड़ता है। इसको आप लोग अवॉइड कीजिए, इसको आपको नियंत्रित करना है बेसिकली, कि ऐसा सोच आपको नहीं रखना है कि परसेप्शन की शराब पीने से टेंशन ठीक हो जाता है और क्रोनिक थकान सिंड्रोम आदि का कारण हो सकता है। तो यह बेसिकली इसका मुख्य कार्य है दोस्तों कॉर्टिसोल का, कि जो मानसिक तनाव है उसको नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा यहाँ पर और देख सकते हैं एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। ये भी वही है कि तंत्रिका तंत्र में जो न्यूरॉन्स है उससे द्वारा यह स्रावित होता है। यह आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है। आपातकालीन दोस्तों, जैसे कि हम कोई बेहोश हो जाता है ना, उसको चेतना दिलाने के लिए हम जो कार्य करते हैं ताकि उसका जो एड्रेनालाइन हार्मोन है वो जग जाए और वह चेतना स्वरूप में आ जाए, क्योंकि वह त्वरित प्रतिक्रिया की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिससे व्यक्ति को सोचने और तनाव से लड़ने में मदद मिलती है। व्यक्ति के जो सोचने की क्षमता है और जो तनाव है उसको लड़ने में यह मदद करती हैं और मेटाबॉलिज्म दर को बढ़ाता है। हृदय और मस्तिष्क में जाने वाले रक्त वाहिकाओं का फैलाव करता है। यह जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी यह बढ़ाता है और तनावपूर्ण स्थिति के दौरान एड्रेनालाइन रक्त में रिलीज हो जाते हैं और एक अच्छी प्रतिक्रिया को बनाने के लिए अंगों में आवेग को भेजता है। यूँ कहें तो तनावपूर्ण स्थिति में निर्णय लेने या रिएक्ट करने में मदद करते हैं। ये भी आपका महत्वपूर्ण हार्मोन है। जैसे आप देख सकते हैं तनाव को मुक्त करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ब्लड के साथ मिलकर। तो इसको आपको याद रखना है कि यह बेसिकली तनाव का नियंत्रण करता है। और आप आ जाते हैं पीयूष ग्रंथि। इसको मास्टर ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि भी हम बोल सकते हैं। इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे अपना पहला है वृद्धि हार्मोन। इसे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। यह मूल रूप से 190 अमीनो एसिड वाला एक प्रोटीन हार्मोन है, जिसे अग्रिम पिट्यूटरी में सोमैटोट्रोप्स नामक कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है। यह वृद्धि हार्मोन दोस्तों सोमैटोट्रोप्स नामक कोशिका द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है। यह विकास, कोशिका प्रजनन, सेल उत्थान और मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देने में उत्तेजित करता है। यह मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा इसी को पूछा जाता है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को, जिसके अंतर्गत हम पहला देख रहे हैं वृद्धि हार्मोन। और उसको देख सकते हैं इसके अल्पस्रावन पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह बचपन में
वृद्धि हो जाता है। मतलब वही हम वीडियो स्टार्टिंग में जब मैं बोला था कि अगर वृद्धि हार्मोन अगर कम स्रावित होता है तो बचपन में उसका वृद्धि हो जाता है, मतलब उसका आयु जल्दी बढ़ने लग जाता है। और अतिश्रावण पर इसके क्या हो जाता है, उस बचपन में अनुपातिक जो शरीर होता है वो थोड़ा मोटापा ज़्यादा हो जाता है और उसका शरीर जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा होने लग जाते हैं ज़्यादा स्रावित होने के कारण। इसका नाम से भी आप याद रख सकते हैं, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि मतलब बढ़ना, आप जान ही सकते हो। और यहाँ पर दूसरा आ जाते हैं फलिकल। इसको हम ऊपर में भी डिस्कस कर चुके हैं। यह मादा में अंडों के निर्माण तथा नर में शुक्राणुओं के निर्माण को उत्तेजित करते हैं। तो इसको आपको वन लाइनर याद रखना है। तीसरा आ जाता है अपना लैक्टोजेनिक हार्मोन। यह गर्भित मादाओं में दुग्ध का निर्माण और स्रावण, ये बेसिकली दुग्ध का निर्माण और उसके श्रावण का काम आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं एंटी ड्यूरेटिक, पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत यहाँ पर चौथा पार्ट आ जाता है आपका रुधिर में जल की मात्रा का नियंत्रण। एंटी ड्यूरेटिक क्या कार्य करते हैं दोस्तों, यह जल रुधिर में जो हमारा जल की मात्रा है उसको नियंत्रित करता है। और आप लोग जानते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेशन वो हमारे ऑक्सीजन के द्वारा ही होता है। तो ये जल जैसे कि H2O है ना, तो वहाँ पर हमारा जल का ऑक्सीकरण होकर और वही जो है वो जल को नियंत्रित करने की रुधिर में जल की मात्रा को नियंत्रित करने के काम यह एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स करता है। और इसके अल्प स्रावण पर प्रभाव हम देख सकते हैं। इसका मूत्र पतला व रुधिर गाढ़ा हो जाता है। जैसे मूत्र पीलापन जो हो जाता है उसे भी ये शायद कुछ न कुछ इफेक्ट करता ही होगा। और अतिश्रावण पर यह रुधिर पतला व मूत्र गाढ़ा रहता है। तो यहाँ तक था आपका जंतुओं में हार्मोन्स। अगर अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी जो भी और सुधार मैं कर सकता हूँ आप लोगों को लिए बेहतर बनाने के लिए, तो उसे मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू, स्टे ट्यून।